तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करें। ये वीडियो जो कल बच्चे पहली बार यूपी बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th का देने जा रहे हैं उनके लिए, प्लस जो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के अंदर उनके लिए, प्लस अगर आप सीबीएसई में हैं, आईसीएसई में हैं, अगर आप किसी भी बोर्ड में हैं और आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आखिर हम लोग कैसे लॉन्ग आंसर्स को अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं ताकि जितने भी मार्क्स का हमारा लॉन्ग आंसर है, चाहे वो 5 मार्क्स का आया हो, चाहे वो आपका 6 मार्क्स का आया हो, 10 मार्क्स का आया हो, उसमें हम लोग पूरे में पूरे मार्क्स को स्कोर कर सकें। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टन पिक्सेल्स। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर्स इन अ यूपी बोर्ड। ठीक है, हम लोग यूपी बोर्ड के अंदर या हम लोग कह लें आईसीएसई बोर्ड के अंदर, आईएससी बोर्ड के अंदर, या हम लोग बात कर लें सीबीएसई के अंदर, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे इनको हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपी बोर्ड कंप्यूटर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपके लिए है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करेंगे अपने 3 स्टेप्स के बारे में कि लॉन्ग आंसर्स को लिखने के पहले हमें किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखेंगे अभी हम लोग कि कैसे हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आखिर क्या पूछ रहा है, उसके बारे में देखेंगे। कैसे हम लोग का जो अपना क्वेश्चन है हमारा सिर्फ फ्रेम करना चाहिए, कैसे हम लोग अपने आंसर्स को क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और आखिर टिप्स कौन कौन सी हैं अपने क्वेश्चन को अच्छा प्रेजेंट करने की, इसके बारे में भी हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, है ना, कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन, जो एक अच्छा वेल फ्रेम क्वेश्चन होता है, वो आखिर कैसा होता है। ठीक है, और जब ये चीज़ें आप सारी जान जाएंगे तो आप भी इसकी तरह एकदम अपने इस मेडल को, या कह लो ट्रॉफी को, या जो ये आपके 90+ मार्क्स की जो ये ट्रॉफी आपको मिलेगी, ठीक है, उसको लेके आप भी हंसी खुशी यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या कह रहा है आपका, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आखिर क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, तो पहला क्या लिखा है, देखो अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको लिखना कुछ है और आप कुछ और उसकी जगह लिख देंगे। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड है, वो एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, डिस्क्राइब करने को बोल रहा है, डिस्कस करने की बात कर रही है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। इन जो आपके सारे कीवर्ड्स हैं इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमें कि आखिर जो क्वेश्चन है हमारा वो मेनली क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, एक कहावत कहते हैं ना कि अगर हमने क्वेश्चन को क्या करा, समझ लिया, तो मतलब क्या हुआ कि हमने अपने आधा आंसर तो हमारा वहीं से ही पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर देखो लिखा है स्ट्रक्चर योर आंसर। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आखिर जो हम लोग कह लें कि तुम्हारा क्वेश्चन है उसको कैसे हमें स्ट्रक्चर करना है। देखो इसमें क्या करना है, फिर अब वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर शुड हैव फॉलोइंग 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देना। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं और अगर आपने उसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखा तो क्या होगा कि फिर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना, तो इंट्रोडक्शन होना जरूर चाहिए, मस्ट है। फिर लिखा है मेन बॉडी डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, कुछ सिंपली टॉपिक दे दे कि भाई आपने टॉपिक मान लो है कि ये है तो उसके बारे में आपने 3-4 लाइन लिख दी। ठीक है, क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका है, आपने वहाँ पे वो चीज़ें लिख दी। फिर आपका आता है मेन बॉडी, की मेन बॉडी के अंदर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो स्टेप टू स्टेप वाइज क्या करना है, चीज़ों को लिखना है। हेडिंग्स जो भी हों उन्हें हमें अलग से लिखना है, उनकी सब हेडिंग को अलग ब्लैक पेन से लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो ये स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड डायग्राम्स। फैक्ट्स और डायग्राम्स, जो डायग्राम्स वाला सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्कूल में भी पहले बच्चों से कहा करता था कि भाई अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो और अगर आपने उसमें डायग्राम्स नहीं बनाए हैं, आपने उसमें फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, तो क्या है, तो फिर आपका जो आंसर है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, इतना अच्छा दिखने में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों का भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि कंक्लूजन, इसके बाद बाकी स्टेप्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, देखिएगा कैसे क्या करना है। और फिर आपका आता है कंक्लूजन। ये भी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी आंसर्स के लिए। ठीक है, इन सबसे क्या होता है ना, देखो अगर आप सिंपली समझो, अगर आपका लॉन्ग आंसर मान लो 8 मार्क्स का आया है, ठीक है,
तो अब इंट्रोडक्शन लिखा आपने, तो लगभग आपका हाफ पेज तो भर गया किससे, इंट्रोडक्शन से। फिर आपने अपनी मेन बॉडी को स्टार्ट किया, तो हम लोग मान लेते हैं कि लगभग 2 पेज की आपकी मेन बॉडी है जिसमें आपने अपने क्वेश्चन के मेन आंसर के बारे में लिखा हुआ है। प्लस अगर आपने उसमें फ्लो चार्ट बनाए हुए, अगर हम कह रहे हैं अगर आपने उसमें 2 या 3 फ्लो चार्ट बनाए हैं, तो कम से कम 1 पेज आपका वो फ्लो चार्ट ही ले लेंगे। मतलब आधा पेज ये हो गया, 2 पेज ये हो गया और 1 पेज, मतलब 3 और 3.5 पेज तो आपके ऐसे ही हो गए। ठीक, फिर आता है कंक्लूजन। इसको में लिखना है जो भी हमने अपने आंसर में लिखा उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, उन सारे पॉइंट को समराइज कर देना है। कंप्यूटर द फ्यूचर, क्या उसका फ्यूचर स्कोप है ना। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं या मान लो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिख रहे हैं, तो आपको लिख दिया आपने एंड में कि भाई जो प्लासी का वॉर था या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो ऐसे ऐसे हुई थी, इसके ये आगे जाके इम्पैक्ट पड़े और इसकी वजह से क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद में इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा। तो हमने शॉर्ट में थोड़ा बहुत चीज़ों को वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ का भी हमें यहाँ पे अपने में ध्यान रखना है। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 आपका आधा पन्ना हो गया इंट्रोडक्शन से, 2 पेजेस हो गया आपके मेन बॉडी के, 1 पन्ने का आपने बना दिया चार्ट और लगभग आपका हाफ पेज का आपका हो गया कंक्लूजन। तो कितने पेज हो गए, तो आपके टोटल 4 पेजेस है ना, 4 पेजेस आपके टोटल हो गए। 4 पेज का एक आंसर 8 मार्क्स के लिए यूपी बोर्ड के अंदर या किसी भी अदर बोर्ड के अंदर सफिशिएंट माना जाता है। आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका पेपर छूटेगा भी नहीं और आप आंसर को प्रॉपर तरीके से वहां पे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो लिखा है प्रेजेंटेशन टिप्स। आखिर कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपने आंसर को फ्रेम करते समय। तो पहला क्या है कि सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, जो आपकी भाषा हो, जो आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश, तो एकदम सिंपल होनी चाहिए। कोई बहुत ही ऐसे वर्ड्स ना लिखें आप इंग्लिश के या किसी अदर चीज़ के जिसको एग्जामिनर ही ना जानता हो ना। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, फिर उसका मूड खराब हो जाएगा और फिर आपके वो मार्क्स को काटेगा। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उनको आप हाईलाइट करिएगा। अभी लोग देखेंगे आगे आंसर्स में कि कैसे चीज़ों को करा जाता है। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। डायग्राम्स आप मस्ट बनाइए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री आप है अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करिए। फ्लो चार्ट जरूर से जरूर अपने आंसर्स में बनाइए। फिर देखो लिखा है कि मेंटेन अ प्रॉपर स्पेसिंग, हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, एक थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो लिखा है सारे आंसर बहुत गिफ्ट लिख दिया है ना, तो एक प्रॉपर स्पेसिंग जरूर होनी चाहिए। और आंसर टू द पॉइंट, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन जो भी क्या करे पूछे है ना, जो पूछे आपको उसी का आंसर देना है, बेफालतू में बेमतलब में कुछ भी नहीं उसमें लिख के आना है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे इसमें आपके लॉन्ग आंसर्स में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पूरे मार्क्स लॉन्ग आंसर में मिलेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि भाई 10 मार्क्स का आंसर है, आपको 8 मार्क्स मिले, आपको 7 मार्क्स मिले, तो ये जो आपके 3 नंबर कटेंगे तो फिर आपका जो अगर एम है 95 का, 96 का या 8 का, तो फिर आपको वहाँ पे कठिनाई होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने एक बार देखते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स को। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, सोशल साइंस का। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखो फ्रेम करा है यहाँ पे, एक कि कैसे इसको फ्रेम किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, कह रहा है कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाईलाइट द पार्टिसिपेशन ऑफ अ डिफरेंट सेक्शंस of the society and this movement। ठीक है, explain this program working methods progress and even eventual conclusion। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे लिखना है नॉन कोऑपरेशन के बारे में। तो देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया गया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो आखिर था क्या। ठीक है, तो आपका इंट्रो हो गया छोटा सा। उसके बाद गांधी ने इसको क्यों स्टार्ट किया, तो क्या क्या रीजंस थे वो हमने यहाँ पे लिखे, हेडिंग सेंटर हेडिंग हमने, और क्या बना दिया, एक बना दिया हमने इसका फ्लो चार्ट था ना, कि भाई सिंपल आपका एकदम ये है, आपने सिंपल सा यहाँ पे लिखा 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ आपने लिखा है मेन फेंडिंग जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, और चारों कोनों पे आपने एक एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे कि भाई ये पॉइंट था पहला, फिर ये पॉइंट था दूसरा, फिर तीसरा, 4 रीजन थे जिस कारण से गांधी जी ने क्या किया, अपने हम लोग कह लें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक, तो यहाँ पे फिर उन पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज तरीके से 2-2 लाइनें यहाँ पे लिख डाली। ठीक, फिर देखो फिर लिखा है कि हु टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट, आखिर किन किन लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, उसके बारे में बात की जा रही है। तो भाई स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने लिया, लॉयर्स ने लिया, फार्मर्स ने लिया, ट्रेडर्स ने लिया और वुमेन्स ने लिया। अब कैसे लिया, तो यहाँ पे देखो उसके बारे में क्या करा, यहाँ पे देखो 2-2 लाइनें समझा दी गई कि भाई अगर स्टूडेंट है तो कैसे ले रहा है वो, कि भाई क्या हुआ कि कई सारे बच्चों ने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ दिया था ना, नए स्कूल खोले गए जो कि पूरे इंडियन बेसिस पे थे, जैसे कि आपका काशी विद्यापीठ, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया वगैरह। ठीक है, लॉयर्स ने कैसे हेल्प किया, तो आपके कुछ नाम आ गए, उनको आपने क्या किया, ब्लैक पेन से मतलब ब्लैक पेन से लिख दिया,
थोड़ा सा या फिर अंडरलाइन कर दिया या फिर ब्लैक स्केच का यूज़ कर लिया आपने। फिर देखो लिखा है फार्मर्स एंड पीजन का क्या सीन ना, ट्रेडर्स का क्या सीन ना, उनका मतलब जो महिलाएं थी उनका क्या सीन ना, इन सब के बारे में आपने फिर 2-2 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। कुल मिला के करना क्या है, फ्लो चार्ट बनाया आपने, फिर उन्हीं सारे पॉइंट हो गया कि आपने अपने क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया। फिर देखो लिखा डाली हेडिंग भी व्हाट डिड द पीपल डू इन दिस मोमेंट, आखिर लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है। उसको हमने, क्योंकि थोड़ा लेंदी था तो इसको हमने खाली पॉइंट वाइज यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। और फिर कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी एंड दिस मूवमेंट, कि गांधी आखिर मूवमेंट क्यों एंड किया। तो चौरी चौरा घटना यहाँ पे हुई थी, इसको देखो यहाँ बोर्ड कर दिया गया है, जिसमें क्या हुआ 22 पुलिस वाले लोग मारे गए। और इसी से घटना से दुखी होकर, क्योंकि गांधी जी जो थे क्या करते थे, वो अहिंसा का समर्थन करते थे, हिंसा का विरोध करते थे। तो क्या हुआ कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को पूरा बंद कर दिया, इस पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, शट डाउन कर दिया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो क्या निकला, इवन द मूवमेंट हैव स्टॉप, जबकि क्या वो मूवमेंट जो थी वो बंद हो गई, लेकिन क्या हुआ कि भारतीयों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे निकल के आ गई थी, ठीक है, जिसने ये चीज़ प्रूव करी कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन वायलेंट अहिंसात्मक प्रोटेस्ट का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी पावर ऑफ यूनिटी को दिखा के देश को आज़ाद करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, इस बारे में हमने कंक्लूजन के अंदर लिख दिया और हमारा एक परफेक्ट आंसर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का, ठीक। और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, हम लोग कह लें कि एक ऑफर है, कह लो कि कुछ भी कह लो, ठीक है। वो ये है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, वो ये है कि अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th कंप्यूटर साइंस में हैं और आपका एग्जाम भी है अभी इंग्लिश के बाद वाला, ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक हम लोग का कोर्स नया लॉन्च हुआ है पापा 19 करके, आपको अपने आप को उस कोर्स में इनरोल कर लेना है, क्योंकि इस कोर्स में सबसे जो बेनिफिशियल चीज़ है वो है लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब कम से कम 10 से 15, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे पूरा फ्रेम किया गया है, आप देख रहे हो पूरा आंसर फ्रेम है एकदम बढ़िया तरीके से। ऐसे ही आपको 10 से 15 लॉन्ग आंसर जो भी पूरे फ्रेम होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और मैं एश्योर कह रहा हूँ, एकदम मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ से कि आपके एग्जाम जो होगा 70 मार्क्स का होगा, और 70 मार्क्स में कम से कम आप मान चलिए 45 से ऊपर मार्क्स सिर्फ और सिर्फ उसी लॉन्ग आंसर वाले PDF से आने वाले हैं, ठीक है। पापा 19 कोर्स है, कैसे लेना है इसकी बात मैंने पहले वीडियो में करी हुई है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इसको मैं कैसे परचेज करना है। यहाँ पे डालना है आपको pastpixel.com, ठीक है, एक मिनट रुकना, पास्ट एंड, ठीक, आपको खोल लेना है वेबसाइट को, पास्ट एंड पिक्सेल्स की जाना है कोर्सेस में, और यहाँ पे जाके आपको परचेस वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने कोर्स को परचेस कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पूरी डिटेल आपको अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक। ब्रह्मास्त्र नाम से वीडियो है कि आखिर क्या क्या चीज़ें हमें इस कोर्स के अंदर मिल रही हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में और देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई कॉमर्स, और ई गवर्नेंस के बारे में बात करनी है, उनके टाइप लिखने हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहले लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि आखिर जो ये ई कॉमर्स का सिस्टम है या जो ई गवर्नेंस है ये आखिर होती क्या है, तो यहाँ लिख दिया हमने उसके बारे में कि इन द मॉडर्न डिजिटल ईरा, ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, कि इन द मॉडर्न डिजिटल ईरा टेक्नोलॉजी हैज अ रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रेड एंड गवर्नेंस, टू मेजर, दो क्या है मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं इस फील्ड में, कौन कौन सी है, ई कॉमर्स है और आपकी ई गवर्नेंस है। अब ई कॉमर्स क्या होती है उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया यहीं पे इंट्रोडक्शन के अंदर, और ई गवर्नेंस क्या होती है उसको भी आपने इसी के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। फिर देखो आता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स, आखिर टाइप क्या क्या ई कॉमर्स के, तो 4 टाइप है, इसका हमने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे पूरा बना दिया, ठीक है, और उसके बारे में हमने यहाँ पे चीज़ें लिख दी। फिर B2B क्या होता है, B2C क्या है, C2C क्या है, C2B क्या है, इनके बारे में हमने दो लाइनें 3 लिख दी यहाँ पे, और उनका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे एडवर्टाइज दे दिया, ठीक। फिर जो कह रहा है टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या क्या होती है, ई गवर्नेंस क्या चीज़ है आखिर, उसके बारे में हमने 4 कैटेगरी के बारे में लिखा उसकी, और उनको हमने यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। फिर जो कह रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, कि आखिर क्या क्या फायदे हैं ई कॉमर्स के, ठीक है। तो क्या फायदे हैं, टाइम सेविंग है, वाइड रेंज है, ठीक है, 24/7 अवेलेबिलिटी मिलती है हमें, सब चीज़ें हम लोग पूरे कोर्स में अपने पढ़ चुके हैं। उसको देख लिए हमने यहाँ पे एक नया माइंड मैप तरीके का एक बना दिया, या फिर आपको लग रहा है कि भाई वो टाइम अभी क्या सेंटर सीधे बनाएंगे, अब 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ, आपने सिंपली क्या बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपका पहले जो तो ये स्पेस ज़्यादा लेंगे, आपका जो लॉन्ग आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, और प्लस आप एक एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट को डाल रहे होंगे जो कि बाकी बच्चों से एकदम अलग होगा। तो अगर आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का लॉन्ग आया है तो आपको 8 में से 8 मार्क्स देने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद में कर रहा है डिसएडवांटेज, तो वही सेम चीज़ है ना, पहले फ्लो चार्ट, फिर
हर एक पॉइंट को सुधार के हमने दो दो लाइन में, एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है ना। एडवांटेजेस क्या क्या हैं देखो, दिख रही होंगी आपको यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, और फिर आपका इनमें आता है कंक्लूजन कि आखिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस पूरे वीडियो का, इस पूरे क्वेश्चन का, कि आखिर जो ई कॉमर्स है वो या ई गवर्नेंस है इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे क्या करा, यहाँ देखो शॉर्ट में हमने इसको समराइज कर दिया। ओके ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम करेंगे तो फिर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लॉन्ग आंसर के अंदर जरूर मिलेंगे। एक बार वापस से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, इन वाले पॉइंट्स को, कि पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको अपनी मेन बॉडी लिखनी है और उसके अंदर सारे पॉइंट्स को अलग अलग करके पॉइंट वाइज आंसर को अपने फ्रेम करना है। अगर आप एक एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप उसको भी अलग अलग लाइन में लिखिए, स्पेस ज़्यादा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा साफ सुथरा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, और एंड में आपको कंक्लूजन जरूर से जरूर वहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर या ये वीडियो हम लोग कह लें कि अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों का कल पहली बार एग्जाम है 24 तारीख को, जिनका फेब को, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत ही पेशेंस से, बहुत धैर्य के साथ और एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना एग्जाम को दीजिएगा। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, इंटर में हैं और वो अपना एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दोबारा देने जा रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप सभी लोग 90+ मार्क्स, 95+ मार्क्स स्कोर करें और अपना, अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का, सबका सर गर्व से ऊंचा करें, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।